हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहलगाम हमले से पहले भी कोई अच्छे नहीं थे। हमारे दरमियान कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। जो हालात, जो ताल्लुकात पहले से बहुत ज्यादा खराब थे, अब वो और ज्यादा खराब हो गए हैं। ये गर्मियों का मौसम है, बर्फ पिघलने के बाद में पूरे भारत से लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं 2-2.5 करोड़ के करीब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये दहशतगर्द तो एक ऐसे ही लम्हे की तलाश में होते हैं कि जब कोई वो स्ट्राइक कर सकें और कैसे वो हिंदुस्तान के लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है दहशत का कोई माहौल बना सकें। देश में जब पहलगाम का अटैक हुआ था और उस अटैक के बाद में देश में काफी ज्यादा ये माहौल खराब है कि क्या ये हो गया है, क्योंकि जिस तरह से 26 निहत्थे लोगों को मारा गया था आतंकवादियों की ओर से, तो अब ये सवाल खड़े होने लगे कि आखिर वो आतंकवादी है, जब वो आते हैं तो ऐसा क्या कारण है कि वो पाकिस्तान से ही आते हैं। जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है, चाहे वो भारत की बात हम नहीं कर रहे, चाहे वो अमेरिका की बात कर लो, चाहे वो कहीं और किसी दूसरे देश की बात तो कर लो, या फिर वो यूरोपियन कंट्री की बात कर लीजिए, हर जगह पर एक ही नाम करके आता है और एक ही देश से उनका जुड़ाव है। एक ही कम्युनिटी से भी ये चीज देखने को मिलती है कि वहीं से वो लोग आते हैं। आखिर वहीं से टेरर का जन्म क्यों होता है? पाकिस्तान से भारत के रिलेशन हैं वो किस तरीके के हैं, भविष्य में भारत पाकिस्तान के रिलेशन है वो कैसे होंगे, बैक में पाकिस्तान के साथ रिलेशन है वो किस तरह के रहे हैं, इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। इन तमाम सवाल है हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अरविंद सहारण है। अगर अरविंद सर जुड़ चुके हैं तो मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है अरविंद? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलिए सर, शुरुआत करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, जहां हमारा पहले सवाल अटका था किसी टेक्निकल इशू के चलते, तो हम एक बार वापस से शुरुआत वहीं से करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन है अभी इस घटना के दौरान भविष्य में किस तरह से होंगे, आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं? जी, मैं ये कहूंगा सबसे पहले तो कि आपने प्रोग्राम में दावत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहलगाम हमले से पहले भी कोई अच्छे नहीं थे। हमारे दरमियान कोई दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी। इस हमले से पहले भी हमारे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि ट्रेड बिल्कुल बंद है। पिछले 5 साल से लोगों का आना जाना भी बंद है। बहुत ही लिमिटेड वीजाज इशू हो रहे थे। हम कोई खेल के मैदान में भी सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ही मिल रहे थे। तो और ट्रेनें अगर आप देख लें, समझौता एक्सप्रेस है, उसके बाद सदाई सरहद जो बस है लाहौर दिल्ली के बीच में, वो भी बंद है जब से हिंदुस्तान ने धारा 370 को खत्म किया है। ये बस उसी कड़ी के अंदर एक और चैप्टर जुड़ गया है। जो हालात, जो ताल्लुकात पहले से बहुत ज्यादा खराब थे, अब वो और ज्यादा खराब हो गए हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए हैं वो हम सबके सामने है। फिर वो चाहे सिंधु जल समझौता हो या फिर पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर अपने स्टाफ की कैपेसिटी को रिड्यूस करना हो, उसके बाद पाकिस्तानी जो सिटीजन्स हिंदुस्तान में घूमने के लिए आए थे, मिलने आए थे रिश्तेदारों से, या ट्रैवल करने के लिए आए हुए थे, या कोई इलाज के लिए आए हुए थे, सबको 48 आवर्स में मुल्क छोड़ने के लिए कह दिया गया। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इसी तरह के फैसले लिए गए। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन अरविंद, अगर जिस तरह से देखें कि इस टाइमिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हर बार देखा जाए जब भी कोई हमला होता है इसके आगे या पीछे कुछ ऐसी चीजें नोट की जाती है जिससे कि वो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टाइम तक रहे। तो आपकी नजर में अभी जो हमला हुआ है पहलगाम के अंदर, उसको लेकर के क्या टाइमिंग सटीक बैठती है? क्या लगता है कि कोई लंबी प्लानिंग का हिस्सा है ये? देखिए जी, मैं ये कहूंगा कि ये गर्मियों का मौसम है, बर्फ पिघलने के बाद में पूरे भारत से लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं। पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं 2-2.5 करोड़ के करीब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो ये दहशतगर्दों के लिए, आतंकवादियों के लिए एक अच्छा मौका होता है कि कैसे वो कश्मीर के आवाम जो कि इतने सालों के बाद में अपने यहाँ पे मेहमानों को देख रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, लोकल इकोनॉमी में बड़ा इजाफा हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए कश्मीर की इकोनॉमी में पंप हो रहे हैं, एक अमन की फिजा है, लोग घूमने जा रहे हैं कश्मीर। तो ये दहशतगर्द तो एक ऐसे ही लम्हे की तलाश में होते हैं कि जब कोई वो स्ट्राइक कर सकें और कैसे वो हिंदुस्तान के
लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है दहशत का कोई माहौल बना सकें। तो ये उनकी मैं सोची समझी साजिश होती है और पासेस खुल जाते हैं बर्फ के बाद भी। तो लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो दहशतगर्दों को भेजें कैसे। अब कोई बर्फ में आएगा, चारों तरफ सर्दियों का मौसम है, क्या अचीव करेंगे? तो मोस्टली सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक होते हैं। लेकिन इस बार मकसद ये था कि पिछले 2-2.5 साल से जम्मू कश्मीर में आ रहे जो सैलानी हैं उनको उनको जो है डरा के रखना और एक हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देना। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अभी आपने देखा हो कुछ दिन पहले एक ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब किया था, जहां उन्होंने दो कौमी नजरिए की बात की और बहुत सारे हिंदू मुस्लिम ये जो हमारे यहाँ पे आज थोड़ा सा एक टेंशन है उसको हवा देने की कोशिश की। तो ये कंटिन्यूएशन है उस पॉलिसी का जो कि हम कश्मीर में पिछले 35 साल से देख रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा अरविंद की आप पाकिस्तान के रिलेशन को आपने बखूबी देखा है, पाकिस्तान गए भी हैं, कई वीडियोज में मैंने आपको वहां के प्रोग्राम पे देखा भी है। तो जब आपकी वहां पर लोगों से बातचीत होती है तो वो इंडिया को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या उनके जहन में वो बात बैठी हुई है? क्योंकि कई वीडियोज में हम देखते हैं कि वहां जो बच्चे हैं उनके वहां के लोग ही उनसे बात करते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं जो शायद वो हिंदुस्तान हो या फिर वो किसी और देश हो, वहां पर वो बात करने का जज्बा या बात करने की हिम्मत बच्चे नहीं कर पाते। हाँ, देखिए पाकिस्तान एक ये कहें थियोक्रेटिक स्टेट है। वो एक खास इस्लामी माइंडसेट के साथ बनाया गया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मोहम्मद अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, उन्होंने ये बताया कि आप हर एतबार से अलग हैं हिंदुओं से। तो फिर एक इस तरह के जो स्टेट्स होते हैं वो अपने बच्चों को यही चीजें सिखाते हैं उनके कोर्स करिकुलम से, उनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये नेशनल साइकी को ओवर द टाइम जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है उसको बिल्ड करती हैं। आपने पूछा कि मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान के बारे में। तो देखें, मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर जो पाकिस्तान के आवाम हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस कोई आज का नहीं, मैं पहले भी गया हूं पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूं कि उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा गुर्बत है, जहालत है। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी करनी पड़ती है। तो वहां उसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान की खराब है, तो उसका जो असर है वो जरूर होता है। हाँ, लोगों को काफी हद तक जिस तरह से उन्हें बचपन से तरबियत दी जाती है, ट्रेन किया जाता है, बताया जाता है स्कूलों में, मदरसों में, बहुत सारी जगह पे, तो एक हिंदुस्तान के लिए नफरत जो है वो अंसर भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी है पाकिस्तान के अंदर जो कि मैं समझता हूं कि मुसलमान तो हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर पे वो हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदू ही हैं। और ये इसकी झलक आपको उनके शादियों में, आपको उनके घर में जो भी फंक्शंस होते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं, जैसे वो खाने खाते हैं, उनका म्यूजिक का टेस्ट है, उनको आप हर एतबार से कहें, हमारे त्योहार हैं, पीर फकीर हैं, सांझे हैं सारे। तो वो चीजें जो हैं जो कि हजारों सालों से चली आ रही हैं, उसको पाकिस्तानी रियासत पिछले 80 साल के अंदर जो है उन्हें पाकिस्तानी नहीं कन्वर्ट कर सकी। देखें जी, आप एक लकीर तो खींच सकते हैं दो मुल्कों के बीच में, लेकिन उनकी जो हजारों सालों की जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसको ओवरनाइट आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा थोड़ा सा ओपिनियन जो है वो ज्यादातर जो लोग इंडिया में मीडिया में बैठते हैं उनसे काफी अलग है। इसी वजह से मैं पाकिस्तान के लोगों को सांस्कृतिक तौर पर हिंदू ही समझता हूँ। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन आपने एक बात कही कि पिछले 80 सालों में वो चीज पाकिस्तान में नहीं बदली गई है। तो क्या आपने ये भी वहां देखा कि क्या उसको वहां की सरकार है या फिर वहां पर कोई कुछ समुदाय है वो उन चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, ये कोशिश हुई है बदलने की। और जब पाकिस्तान के जो 1980 के दशक में आर्मी चीफ थे, उनका अगर आपने पूरा अगर उनका दौरे हुकूमत आप देखें तो जनरल जिया उल हक का, तो उसमें जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया वो जमात इस्लामी को उसका जो है वहां पे इंचार्ज दिया गया कि आप बनाएं ये नया जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है स्कूलों का।
तो उसके चलते फिर बहुत सारी चीजें जो हैं इस्लाम की नजर से बच्चों के पाठ्यक्रम में डाली गई, उनको पढ़ाई गई, जिसके चलते उनका नजरिया जो है पिछले 40 साल में काफी ज्यादा चेंज हुआ है। जी लेकिन उसके अलावा आप ये भी देखें कि सोशल मीडिया की ये एज है, उनके बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हमारी फिल्मों को देखते हैं, हमारे गानों को सुनते हैं और हमारे यहाँ पे कल्चरली अपने आप को इंडिया से लिंक करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज सेम है। जब तक कि आपकी लैंग्वेज कुछ और होती है, अगर हम मान लें कि उन्होंने अरबी कोशिश की स्कूलों में कंपलसरी करने की, पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की, उन्होंने भी ये कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सके, जी क्योंकि एक नई जबान लोगों को समझानी और उनको पढ़ानी और उसको उस पर तैयार कर देना, वो एक हजारों सालों का प्रोसेस है, वो इस तरह से नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि उनकी तमाम कोशिशें जो हैं उसके बावजूद पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से जुड़े जी। हुए हैं। अरविंद, जैसा कि अभी लगातार आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, लगातार टीवी वीडियोस में आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक स्टेटमेंट है, नहीं एक ही दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लगातार काफी ज्यादा चर्चा में है। पहला स्टेटमेंट की पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे पास 130 परमाणु हथियार है, वो हम इंडिया पर अटैक करने के लिए रख रखा है और इंडिया पर हम अटैक करने के लिए पूरा तैनात है। दूसरी चीज, पाकिस्तान के कई मिनिस्टर्स हैं जिनका फॉरेन मीडिया के अंदर इंटरव्यूज हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि हमने जो अटैक किए हैं हिंदुस्तान को लेकर के, उसमें यूरोप का और यूएस का काफी ज्यादा रोल रहा है। जी बिल्कुल, ये बयान स्काई न्यूज को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान के बिल्कुल। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दिया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी इसी हवाले से मिलती जुलती ही बात की कि हाँ, हमारा एक इतिहास तो रहा है दहशतगर्दी को लेके, आतंकवाद को लेके, लेकिन हमने तो वो अमेरिका और यूरोप, ब्रिटेन, इनकी पुष्टपनाही पे किया था। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जब अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन, जो कि आज रूस के नाम से जाना जाता है, उनके खिलाफ जब एक जिहाद हुआ, इस्लामिक जिहाद, जिसमें दुनिया भर से मुजाहिदीन को रिक्रूट किया गया, उन्हें पैसे दिए गए, पाकिस्तान के अंदर उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उनको बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में जिहाद के लिए भेजा गया। तो वो बेसिकली यही बता रहे हैं कि ये काम हम जो हैं आप ही के इशारों पर करते आए हैं। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है। मेरा नहीं ख्याल भी किसी भी मुल्क के जो बड़े ओहदेदार होते हैं उनको इस किस्म से बात करनी चाहिए, लेकिन अब जो है आपके सामने है, वो तो इससे इससे बड़ा कबूलनामा और क्या होगा कि वो ऐसे काम करते रहे, तो फिर भारत उन पे उंगली क्यों ना उठाए। और भारत के अंदर भी जब आतंकवादी हमले हुए हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पहले, जिसकी मिसाल 26/11 का अगर हम हमला ले लें, सबसे बड़ा हमला इन पिछले 15-20 सालों में जो हुआ है मुंबई में 2008 में, तो उसमें पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल जो है वो हमारे सबके सामने था। वो सारे सबूत हमारी गवर्नमेंट ने लंबा चौड़ा एक डोजे तैयार करके दिया था पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिस पर आज तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो वो बस अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं पहले की तरह कि जी हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जब बात जम्मू कश्मीर की होती है जी तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जम्मू कश्मीर में। लेकिन इसी बात को लेकर के इंडिया लगातार कहता है कि आपने अटैक किया है, आपकी ओर से आतंकवादी आए हैं, फिर भी पाकिस्तान है हर बार उस चीज को डिनाई करता है। चाहे वो आपका पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो इससे पहले अपने पंजाब साइड पे जो अटैक हुआ था वो अटैक हो, या इससे पहले के अटैक हो, तमाम सबूत हैं भारत की ओर से दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हर बार उसको डिनाई करता है कि नहीं, हमने ये नहीं किया है। इस बार भी यही हो रहा है। पाकिस्तान के पीएम ये कह रहे हैं कि हम ज्वाइंट मिलकर के एक सबूत ढूंढने के लिए कमेटी बनाते हैं, फिर हम उसको आगे करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब ये बात भारत को माननी चाहिए? देखिए, ये तो भारत की सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो पाकिस्तान की इस पेशकश को मानते हैं फिर या भी नहीं। आपके लेकिन नजरिए से मैं देखूं, अगर आपके नजरिए से मैं जी अगर समझना चाहूं, मैं तो क्या आपको लगता है कि ये माननी चाहिए या फिर नहीं, कि इस पर प्रॉपर एक्शन है वो होना चाहिए? इसमें हमें फिर से तारीख में जाना होगा। इतिहास हमें ये बताता है कि जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ,
तो मोदी जी ने उस वक्त के पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उनसे कहा कि आए आप ज्वाइंट हम इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकल कर नहीं आया। जो ऑफिसर्स यहाँ आए भी तो उन्होंने एक तरह से अपना जो पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट थी उसमें खुद को क्लीन चिट दे दी। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि अगर कोई हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर भी लें, उस वक्त तो हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, शपथ ग्रहण समारोह, उसमें नवाज शरीफ साहब को बुलाया। उसके बाद मोदी जी खुद लाहौर गए। तो एक अच्छे ताल्लुकात में हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में कुछ हासिल नहीं कर सके। अब तो पिछले 5 साल से जब से कश्मीर का मामला उठा है, तब से तो हमारे तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की कोई पाकिस्तान की कोई पेशकश होगी भी तो इंडिया मान भी ले तो उसमें से कुछ निकल कर आएगा। ठीक है, आपने डिप्लोमेट रिलेशन की बात की। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि पीओके, आप चूंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान है वहां लगातार वो अटैक कर रही है पाकिस्तानी आर्मी को लेकर के। पीओके की हालात भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पीओके को लेकर के और कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि कश्मीर की आवाम है वो कह चुकी है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। तो क्यों पाकिस्तान उस कश्मीर के मुद्दे को छोड़ करके अपनी आवाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करता? देखिए, अब ये तो पाकिस्तानी ही बता सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मैं क्या समझता हूं तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की शुरू दिन से जब से वो देश बना है उनकी एक ऑब्सेशन रही है कश्मीर के साथ, और वो आज तक है। हमने देखा कि कश्मीर को लेके उन्होंने 1947-48 में जंग की हमारे साथ, उसके बाद 1965 में भी जंग की, उसके बाद कारगिल की भी जंग हुई। तो और बार बार इस तरह के जो दहशतगर्दी हमले हैं वो भी उसकी उसी तारीख में आप उनको भी जोड़ लें। तो पाकिस्तान की एक ऑब्सेशन तो है कश्मीर के साथ, और वो ये कहते हैं कि हमारी शाह रग है, यानी कि हमारी जगलर वेन है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये एक नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपने यहाँ लोगों को इंडिया के खिलाफ मोबिलाइज करता आया है पास्ट में। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 में से 2 सूबों में ऑलमोस्ट इस वक्त आप देखें तो हालत जंग में है वो। और उसके अलावा आप ये देखें कि इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं थे, वो जेल में हैं। तो इस वक्त फौज भी बैकफुट पर है काफी ज्यादा। उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसे भी बैन किया, यही सोच के, क्योंकि उनको वहां बहुत ज्यादा टफ टाइम दिया जा रहा था। स्पेशली जो ओवरसीज जो पाकिस्तानीज रहते थे, शर्मिंदा कर रहे थे देश की सरकार को, फौजी जो उनकी कयादत है, लीडरशिप है उसको। तो एज अ रिजल्ट फिर अब कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये एक अच्छा तरीका है जिसके चलते हम पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं भारत के खिलाफ। जब हम ये बोलेंगे कि जी हमला बाहर से हो रहा है, हम सब पाकिस्तानी हैं, आओ भूल के और आगे बढ़ें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी के तौर पे कश्मीर पे इस वक्त वो यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं देश को शायद। आपने स्ट्रेटेजी की बात की, जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो हमला हुआ उसके बाद तमाम कश्मीरी है वो पाकिस्तान के विरोध में हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के लोगों को भी ये पता है कि जो घटनाक्रम होते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो क्या वहां की पब्लिक सरकार पर प्रेशर नहीं बना सकती कि आप इस तरह की चीजें करना है वो बंद करें? क्योंकि अभी कई वीडियोस पाकिस्तान के एंकर्स के हैं, वो ये कहते हुए दिखाए गए हैं कि हाफिज सईद या कुछ ऐसे आतंकवादी है, उनको नरेंद्र मोदी को देके आप कम से कम पाकिस्तान को बचाइए। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पाकिस्तान की पब्लिक, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अगर हम रियलिस्टिक होके सोचें जी तो अभी जो 2 साल पहले इलेक्शंस हुए थे ऑलमोस्ट, तो उन इलेक्शंस में क्या जो पब्लिक का जो मैंडेट था क्या उसकी रिस्पेक्ट हुई? तो जवाब है हरगिज नहीं। तो एक ऐसी सरकार इस वक्त पाकिस्तान में बैठी है जो कि अवामी सतह पे लोगों के, अगर आप अंदर जाके देखें तो बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है। तो उस सरकार को लोगों के ऊपर थोपा गया है। लोग कहेंगे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने थोपा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो ऐसे में आम जनता की आवाज वहां सुनने वाला कौन है? उनके देश का सबसे पॉपुलर, सबसे
जो चर्चित उनका राजनीति करने वाला कोई इंसान है इमरान खान, वो जेल में है, वो उसको जेल से ना छुड़ा लें अगर ऐसी कोई बात हो तो। इंडिया तो बात की बात है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा पहलगाम अटैक के पास में वापस चलता हूँ। जब भी पिछले 2 अटैक हुए इंडिया को लेकर के, इंडिया ने वापस रिवर्ट अटैक किया। इस बार चूंकि भारत के रिलेशंस को पाकिस्तान को बखूबी समझते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि क्योंकि पब्लिक की डिमांड ये कि रिवर्स अटैक किया जाए, क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान पर इस बार कुछ बड़ा अटैक है इंडिया कर सकता है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के आसपास के इलाकों को देखें, पंजाब हो गया, आपके कश्मीर के आसपास के इलाकों को देखें, तो लगभग कई इलाके पाकिस्तानी सेना ने बंकर भी खाली कर दिए हैं, स्कूल्स भी बंद है, अजानें होना बंद हो चुकी है। तो क्या ये डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, या फिर भारत सरकार बाकी कुछ बड़ा करने जा रही है? देखें, भारत सरकार क्या करना चाहती है ये तो भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अच्छा बता सकते हैं। और राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमारे जैसे लोगों को, जिन्हें थोड़ी बहुत अपनी कोई जानकारी हो भी, वो चीजों को जैसे देखते हैं, तो उन्हें स्पेकुलेशन से बचना चाहिए, अफवाह नहीं उड़ानी चाहिए। देश में जो है जंग पे जाने का जो फैसला होता है वो एक बहुत बड़ा फैसला होता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, फिर वो चाहे नरेंद्र मोदी जी हों या पाकिस्तान की तरफ के प्रधानमंत्री हों या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो। तो मैं ये कहूंगा कि उससे पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके चलते हम पाकिस्तान से इस मामले के ऊपर बात कर सकते हैं। हमारे दरमियान टूल्स टूल्स से सबसे पहला टूल तो यही है कि देखें, अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपने DGISI को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है। तो ये पोजीशन जो है, मोहित यूसुफ जब से गए थे तब से काफी अरसे के लिए वेकेंट भी थी। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जब उनको अपॉइंट किया है तो उसका मतलब ये है कि फिर वो एक हाजिर सर्विंग ISI का जो चीफ है उसका जो दर्जा है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल का हो जाता है। उसके पास वो राइट मिल जाता है उसको कि वो हिंदुस्तान से कोई नेगोशिएशन कर सके। तो फिर हमारे यहाँ पे बैक चैनल डायलॉग भी होता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तो सरकार चाहे तो अपने बैक चैनल को एक्टिवेट कर सकती है, पाकिस्तान से इसके ऊपर कुछ बात कर सकती है, उनसे अपने जो कंसर्न्स हैं उनको रिले कर सकती है, और फिर ये देख सकते हैं कि प्रेशर बना के इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली हम पाकिस्तान से इस मामले में क्या कुछ करवा सकते हैं। लेकिन ये अब तक हमारी जो पोजीशन रही है ये उसी की ही एक शक्ल है कि पाकिस्तान दबाव में आके उन्होंने पहले तो कंडेम तक नहीं किया था अटैक को, ना सिर्फ उन्होंने कंडेम किया और बल्कि ये भी कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो तमाम जो चीजें हैं वो की जा सकती हैं। हमारा एक दूसरे के हाई कमीशन के अंदर अभी भी स्टाफ मौजूद है, 30 लोग जो हैं उनकी गुंजाइश हमने रखी है। हमने पाकिस्तान के उच्चायोग को दिल्ली में बंद नहीं किया है और अपना जो उच्चायोग है इस्लामाबाद में उसको भी बंद नहीं किया है। तो किसी न किसी लेवल के ऊपर वहां पे लोग मौजूद हैं जिनसे भारत सरकार का मैं ये समझता हूं कि कांटेक्ट जरूर होगा और वो बेटर सेंस प्रिवेल करेगा यहाँ पे। क्योंकि देखें जी, अब तक जितनी भी जंगें हुई हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो एक कन्वेंशनल किस्म की वॉर हुई है, और अब आज के जमाने में जंग जो है वो उसका दौर रहा नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट पुतिन को कहा जो रूस और यूक्रेन के ऊपर कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का जो है ये जमाना नहीं है, ये मोदी जी ने खुद कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि जी बताएं। तो मैं ये समझता हूं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो देश को, देश के लोगों को एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, हमारी सरकार में बैठे जो लोग हैं वो बड़े जिम्मेदार किस्म के लोग हैं, उन्हें अंदाजा है इस बात का कि अगर हम कोई जंग में जाते हैं तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए भी, वहां के लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये किसी भी प्रधानमंत्री के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए एक कोई आसान फैसला नहीं होता है। तो मैं इस चीज से बचूंगा और मैं ये कहूंगा देश के अंदर भी जो ज्यादातर लोग मीडिया में बैठे हैं उन्हें भी
जो है डर का ये माहौल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने बॉर्डर फिल्म देखी है, आप सबको वो आखिर में गीत याद होगा, जी मेरे दुश्मन मेरे भाई। बिल्कुल तो उसमें ही एक मिसरा है कि जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। बिल्कुल तो हम ये नहीं चाहेंगे कि जो हुआ, जिन 28 लोगों के जिनकी डेथ हुई है पहलगाम हमले में, उनके साथ देश की संवेदनाएं हैं। हम शोक में, सारा देश डूबा हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे मौकों पे हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो कौम के बड़े हैं वो पूरी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई फैसला करें, और जल्दबाजी में कोई फैसला ना हो। फौज को डिप्लॉय करना बॉर्डर पे एक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाता है। फिर ये भी होता है कि जब आप जंग पे जाते हैं तो आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जंग में जाने का इस बार ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये एक अहम सवाल होगा प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सामने, कि हम हासिल क्या करना लेकिन चाहते हैं। अरविंद, मैं बात करना चाहूंगा कि हर बार अगर कोई व्यक्ति या कोई भी ग्रुप देश में आके तमाम लोगों पर हमला करे, देश के लोगों को मारे, कई बार सबूत देने के बावजूद भी वो उसको नहीं माने, अपने घर में आतंक को पनाह देना बंद ना करे, तमाम अटैक करे जिससे वो खुद भी इफेक्ट हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर उनसे डिप्लोमेट बातचीत करनी हो या बातचीत करनी हो तो क्या उसका मसला होगा? क्योंकि तमाम को बार बार हमले करे जाएगा, हमारे लोग मारे जाएंगे, तो उसके बाद कितनी बातचीत उससे करें? क्योंकि एक ना एक दिन तो हर चीज का अंत होना ही है। हाँ, वो अंत जो है वो तो अब सरकार फैसला करेगी कि कितना होना है और कब होना है। जी लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए मोदी जी की सरकार को कि पिछले 11 सालों में पूरे भारतवर्ष में एक भी बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। मोदी जी के आने से पहले भारत के अंदर, आप जयपुर में ले लें, दिल्ली में ले लें, मुंबई में ले लें, बड़े बड़े शहरों के अंदर बम ब्लास्ट, कभी ट्रेन में, कभी बाजारों में, हमारे यहाँ ये चीज आम थी। तो ये सरकार की जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके नीति है, उसी के चलते हम देख रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले जो हमले हैं उनमें बहुत बड़ा एक कमी देखने को मिली है। सरकार ने और हमारी फौज ने, हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ा अच्छा रोल अदा किया है। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है, कुछ पहाड़ी इलाका भी है, हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे तारबंदी भी की है। लेकिन कोई भी फुल प्रूफ किस्म की तारबंदी नहीं हो सकती कि जहां से कोई आतंकवादी आए ही ना। तो अभी तो देखना होगा कि सरकार का इस मामले को लेके क्या रुख होता है। तो एक देखें जी, इस तरह के हमले तो अमेरिका में भी हुए जी हैं। जी हमारे यहाँ पे हमें इस बात में खुश होना चाहिए कि मोदी जी ने पिछले 10-11 सालों में एक आम भारतीय को एक सुरक्षा कवच जो दिया है, वो बड़ा अच्छा रहा है और बड़ा कामयाब, बड़ा कारगर साबित हुआ है। अगर इसके अंदर हम यूएन और ओआईसी जैसे संगठनों की भूमिका को अगर आप देखें तो इसका परिक्षेप में आप इसको कैसे आंकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली मैं अगर आपको कहूं तो ज्यादातर जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमले की निंदा कर देंगे, लेकिन इसके आगे बढ़ के वो कुछ नहीं करेंगे। वो फैसला तो अब भारत की सरकार को ही करना पड़ेगा कि वो इसको किस हद तक लेके जाना चाहेंगे। हमारे जो यूनाइटेड नेशंस में प्रवक्ता हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के ही बयान को कोट करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, और इनके इनके डिफेंस मिनिस्टर मान रहे हैं कि हम ये काम दहशतगर्दी करते रहे हैं, तो फिर अब क्यों नहीं की। तो ये देखिए कि बड़े सख्त किस्म के सवाल हैं। मोदी जी की सरकार ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की भी बड़ी अच्छी कोशिश उनकी रही है, और काफी हद तक वो कामयाब भी रहे हैं। जी तो आगे चल के मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह की हमारी अगर कोई पॉलिसी सरकार लेती है तो वो ज्यादा उसमें अचीव किया जा सकता है। वॉर के अंदर थोड़ा सा ये है कि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो जी मुझे तो जंग होती हुई नहीं दिखाई दे रही। ठीक है सर, मेरा लास्ट सवाल अरविंद जी आपसे ये है कि कश्मीर में अगर हम कश्मीर को आतंक से पूरी तरीके से मुक्त करना चाहते हैं तो आपकी नजर में क्या ऐसे मुख्य स्टेप हो सकते हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कश्मीरियों की ही तरफ से एक हाथ जोड़ के गुजारिश ही करूंगा कि भारत के अंदर कहीं पर भी बसने वाले जो कश्मीरी हैं उनको टारगेट कहीं ना किया जाए।
वो जिम्मेदार नहीं है इस हमले के लिए। इसी कश्मीर के अंदर भारत के पिछले 2-3 सालों में करोड़ों में लोग घूमने जा रहे हैं। तो हर समाज में चंद लोग ऐसे होते हैं जो कि बुरे होते हैं, और वो दुनिया के अंदर आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो ऐसे में हमें जो चाहिए वो ये कि हम जो कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, हम उनकी आवाज बने और हम उनको नेशनल टेलीविजन पे दिखाएं। हम भारत में कश्मीरियत का जो एक इतना खूबसूरत गुलदस्ता है उसकी बात करें और लोगों को बताएं कि कश्मीरी होना आखिर क्या होता है। बड़े ही मेहमान नवाज लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। वो अपने यहाँ पे आए हुए जो मेहमान हैं उनके लिए, उनके साथ जो हुआ है उसके लिए बेहद शर्मिंदा हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इसके ऊपर स्टेट की असेंबली में, सॉरी यूटी की असेंबली में ये बात कही कि जी हम शर्मिंदा हैं, और मैं कैसे जाके और भारत सरकार से कहूं, कैसे उन परिवार वालों से नजरें मिलाऊं। तो हमें कश्मीरियों के भी साथ खड़ा होने की जरूरत है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने जो हिंदू मुस्लिम जो हमारी कौमी एकता है उसके ऊपर उसको चोट पहुंचाने के लिए फिर से दो कौमी नजरिए को हवा दी। तो हमें चाहिए कि हम उनके बयान को जो है उसको खारिज करें, उसकी निंदा करें, और हम ये कहें कि हम सारे भारतीय हैं। हमें धर्म से ऊपर उठ के एक शेयर्ड जो हमारी हेरिटेज है, आइडेंटिटी जो है हमारी, कि हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले, तो उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हेट स्पीच जो हो रही है टीवी चैनल्स के ऊपर वो बंद की जानी चाहिए। फेक न्यूज जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं, एक ऐसे मौके पे तो हमें सारे देश को एकजुट होके एक सुर में, एक आवाज में हमें ये दुनिया को बताना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी डरेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। हम एक ऐसे मुश्किल वक्त में भी सब साथ में खड़े हैं। ये पैगाम दुनिया में जाएगा, पाकिस्तान में भी जाएगा, तो वहां के लोगों को भी पता चलेगा। सर मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय है वो दिया है। तो ये थे अरविंद शरण जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के अपना अनुभव है वो रखते हैं। काफी लंबा अनुभव इनका रहा है। खैर तमाम बातें हैं इनसे हमने की है भारत पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर के, तमाम और बातों को लेकर के। खैर आने वाले समय में सरकार क्या डिसीजन लेती है यह देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए पंजाब।